खबरों का सारथी। मीडिया सेंटर सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मुख्यमंत्री। धामी वेदावी शातिर सम्मान कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। दून में 1 सितंबर से बीजेपी का सदस्यता अभियान होगा शुरू। वही बीजेपी प्रवक्ता आरपी रतूड़ी ने अभियान को लेकर कहा, हमारा लक्ष्य 20 लाख सदस्य बनाना है। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने केदारनाथ उपचुनाव लड़ने को दिए संकेत। कहा, पार्टी से कभी भी टिकट की दावेदारी नहीं की, उपचुनाव में मैदान में उतरने के दिए संकेत। प्रदेश में लागू होगी नई व्यवस्था। नवनियुक्त शिक्षकों को 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप से देनी होगी सेवा। उत्तराखंड में बनेगा पहला खेल विश्वविद्यालय। खिलाड़ी को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। राज्यपाल होंगे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति। उत्तराखंड के भारी बारिश का कहर। देहरादून, चमोली और टेहरी में कई जगह मचाई तबाही। 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के चुनाव हेतु वीरेंद्र अधिकारी को सर्वसम्मति से मुख्य चुनाव अधिकारी मनोनीत किया गया है। हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन की आम सभा में वर्तमान डीसीएस रावत ने अपने 1 साल के कार्यकाल का लेखा-जोखा सदन के समक्ष रखने के साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया है। आम सभा का संचालन एसोसिएशन के महासचिव सौरभ अधिकारी ने किया। इस मौके पर बार के आगामी चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी के नाम के लिए अधिवक्ताओं ने वीरेंद्र अधिकारी के नाम प्रस्तावित किए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया है। और अपना पूरे हमारे साल भर का कार्य को लेके आय व्यय का ब्यौरा सबके सामने रखें। इसमें हमारे भट्टी हैं, कांडपाल जी हैं, विकास भोगना जी हैं, जिनके मार्गदर्शन से हमने पूरा साल चलाया। आज मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित किया गया है। अब इसकी कार्रवाई मैं समझता हूं जहां तक है कि 10-12 दिन में पूरी कर देंगे, चुनाव करवा के पूरा कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा, जहां तक मेरा प्रयास रहेगा नंदा देवी मेले से पहले जो है इसको कंप्लीट कर दें। टीम तैयार करें और अब हम अपनी टीम बनाते हैं, कोशिश करते हैं जितनी जल्दी हो साफ सुथरा इलेक्शन हो। उत्तराखंड में हाल में हुए विधानसभा उपचुनाव की भाजपा भले ही दोनों सीटें हार गई हो, लेकिन उनके नेताओं का कहना है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है और आगामी चुनाव में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत की यदि माने तो उनकी पार्टी आगामी निकाय पंचायत और कोऑपरेटिव चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है और इन चुनाव में पार्टी पहले से अच्छा प्रदर्शन करेगी। हो रहा है। पार्टी का ग्राफ अगर नीचे होता तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में केंद्र में आई है, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से ग्राफ नीचे हो रहा है। कुछ उदाहरण हो सकते हैं आपके पास, आपको लग रहा होगा कि ऐसा, तो लेकिन वही ये देश है, प्रजातंत्र है यहाँ पर और कई चीज़ों को लेकर के उसमें कई कारण हो सकते हैं जिसको लेकर के चलता, लेकिन अंतोगत्वा किसी भी दल का या किसी भी पार्टी का आप रिजल्ट उसको ये समझ सकते हैं कि चुनाव में उसकी क्या भूमिका है, कितना उससे जीते हैं। तो हम लोग लोकसभा चुनाव जीते हैं, आने वाले समय में पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, सहकारिता के चुनाव है और इस सब में पूरी ताकत के साथ पार्टी चुनाव में जा रही है और मैं आपको विश्वास। टेहरी रेंज अंतर्गत बटक बाजरी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने विशालकाय किंग कोबरा को गांव के समीप देखा। विशालकाय किंग कोबरा को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने किंग कोबरा की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंचे स्नेक कैचर टीम ने किंग कोबरा को देखकर पसीने छूट गए। स्नैक कैचर आदल मिर्जा व वन विभाग की टीम घंटों तक रेस्क्यू करने में जुटी रही, लेकिन किंग कोबरा बार बार टीम की पकड़ से छूटकर भागता रहा। वन विभाग की टीम को भी उसके पास जाने में डर लग रहा था। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा का रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ने के बाद ग्रामीणों को वन विभाग की टीम से राहत की सांस ली है। अरे चुप हो जाओ यार, आप 2 मिनट।
जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हुए गठबंधन पर भाजपा ने जमकर प्रहार किया। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35 को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में ढकेलने के लिए जेकेएनसी के निर्णय का समर्थन करती है। स्वागत करता हूँ और विधानसभा के सत्र में भी बैक साइड में राइट साइड में आप सभी मित्रों से वहाँ भी मिलना हुआ और बहुत सारे विचार बिंदु भी आपस में हम सब लोगों ने साझा किए हैं। मैं एक बार फिर से, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव की तिथियाँ घोषित हो गई हैं और चुनाव की तिथियाँ घोषित होने के बाद जिस प्रकार से वहाँ पर अभी एक गठबंधन सामने आया है कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में, तो ये गठबंधन सत्ता के लालच में बार बार देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के साथ खेलने वाली कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर से गठबंधन कर दिया है। रामनगर में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के तहत मंडी समिति परिसर में श्रमिकों को किटों का वितरण किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रतिनिधि जगमोहन सिंह बिश्ट ने करते हुए सभी श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। तो वहीं रामनगर के श्रम प्रवर्तन अधिकारी पूरन सिंह सेल ने बताया कि कार्यक्रम के तहत मजदूर किट, राजमिस्त्री किट, प्लम्बर किट का वितरण करने के साथ ही कंबल, छाता और सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त सामग्री 50 श्रमिकों को वितरित की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के तहत मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ ही उन्हें विभाग द्वारा दी जाने वाली जानकारी व योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने की भी अपील की गई है। ये श्रमिकों को समान वितरण का कार्यक्रम हमारे सचिव महोदय के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसमें श्रमिकों को मजदूर किट, प्लम्बर किट, इलेक्ट्रीशियन किट और सैनिटरी नैपकिन, कंबल, छाता का वितरण किया जा रहा है। इस समय 50 लोगों को ये सामान का वितरण किया गया है। रामनगर में सड़कों पर आतंक पर्याय बने आवारा घोड़ा एवं खच्चरों के खिलाफ शुक्रवार को नगरपालिका प्रशासन ने अभियान चलाते हुए 6 आवारा घोड़े को पकड़ा। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नगर में लगातार घोड़े के आतंक से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं आवारा घोड़े बाजार में व्यापारियों की दुकान में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके साथ ही मुख्य सड़क पर अचानक बीच में आने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी है। अभी कुछ समय पहले नगर पालिका द्वारा जो है लगभग 40 गायें पकड़ करके गौशाला भेजी गईं। इसी बीच कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ खनन के काम करने वाले, खनन चूँकि आजकल बंद है, वो अपने पालतू पशुओं को शहरों की तरफ छोड़ दिए थे। तो शिकायत पे आज कार्रवाई की गई। 6 खच्चर घोड़े मिला करके पकड़े गए हैं। उन्हें हम यहीं अभी रखे हैं। उनकी खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। यदि पशुपालक आते हैं उनको जो है पेनाल्टी लगाते हुए छोड़ा जाएगा। यदि नहीं आते हैं तो इसको ऑक्शन कर दिया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान दंगा विरोधी व सार्वजनिक निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश को सदन से पास किया जा चुका है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा क्योंकि प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, इसलिए इसे रोकने के लिए यह लाया गया है, जिससे कि दंगाइयों से ही क्षति की वसूली की जाएगी। राज्य के लिए क्योंकि इस प्रकार का एक कानून बहुत अति आवश्यक था। पिछले दिनों हल्द्वानी में 8 फरवरी को घटना हुई थी बनबुलपुरा क्षेत्र में, जहाँ पर प्रशासन के लोगों को, पुलिस के जवानों पर और विशेषकर महिला पुलिस पर और आप ही जैसे सभी पत्रकार भाइयों पर जो वहाँ पर कवरेज करने के लिए गए हुए थे, उन पर
जानलेवा हमला हुआ, उपद्रव किया गया, तोड़फोड़ की गई और बड़ी एक हिंसा वहाँ पर करना चाहते थे, जिसको समय रहते जो है कंट्रोल किया गया प्रशासन ने, पुलिस के लोगों ने। इस प्रकार की घटना राज्य के अंदर कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और गारसाट भराड़ीसर में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रदेश में आपदा के मुद्दे को न सुनने का विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया, जबकि इसके जवाब में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में आपदा के मुद्दे को लेकर सरकार बेहद ही संवेदनशील है और आपदा के समय स्थानीय प्रशासन, आपदा प्रबंधन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने भी त्वरित कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं स्वयं लगभग आपदा क्षेत्र में स्तरीय निरीक्षण किया है और राहत बचाव कार्य व मुआवजे की प्रक्रिया को त्वरित गति से किया गया है। प्राथमिकता में है। आपने देखा होगा कि आपदा का कोई भी कहीं पर भी आपदा आई है तो सबसे पहले तो हमारे प्रशासन के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग, एसडीआरएफ के लोग और एनडीआरएफ के लोग हमेशा मौके पर पहुंचे हैं और 24 घंटे हमारा तंत्र पूरी तरह से सक्रिय रहा है। इसलिए बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद भी जिस प्रकार से रेस्क्यू अभियान चलाया गया है, जिस प्रकार से आपदा में त्वरित रूप से कार्रवाई की गई है, लोगों ने भी उसकी सराहना की है और मैंने भी प्रयास किया है कि अधिकतम स्थानों पर मैं पहुंचूं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हेड़ाखान तक धाम तक मोटर मार्ग का स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया। कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ओखलडूंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान पाया गया है कि डॉक्टर महीने में 2 दिन आकर डॉक्टर की उपस्थिति वार्ड बॉय द्वारा लगाई की जा रही थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। मैं जो आपका रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र, जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। ओखलडूंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल की भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और यहाँ रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संस्कृत सप्ताह महोत्सव के तहत देहरादून के विभिन्न हिंदी माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों ने केपी कॉलेज से रिस्पना चौक तक संस्कृत जागरूकता रैली निकाली। लक्ष्मण संस्कृत महाविद्यालय की ओर से आयोजित इस रैली में छात्रों ने संस्कृत भाषा में लिखी हुई पंक्तियां और तख्तियां हाथों में ली। विद्यार्थी लोगों को संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में समझा रहे थे। रैली के दौरान छात्र छात्राओं ने संस्कृत हमारी भारती, इसकी उतारो आरती, सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है, संस्कृत संस्कृति की खान है, वेदवाड़ी संस्कृत, देववाड़ी संस्कृत आदि नारे लगाए गए। रहे हैं वो दूसरे को नहीं बता रहे हैं, तो इसकी आवश्यकता है कि संस्कृत को व्यापक दृष्टिकोण से कैसा देखा जाए। इसलिए हमने तय किया कि हमारे जो आदरणीय मुख्य शिक्षा अधिकारी जो हैं देहरादून के, उनका संस्कृत के प्रति बड़ा प्रेम है। हमने उनसे निवेदन किया और उन्होंने एक ऑर्डर पारित किया और 8-10 हमारे जो विद्यालय महाविद्यालय मिल करके उनके छात्रों ने, आपने देखा कि ये कम से कम 3-4 किलोमीटर लंबी ये शोभा यात्रा थी और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि वे संस्कृत के प्रति लोगों का कैसे ध्यान आकृष्ट हो। और उत्तराखंड में तो वैसे भी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है।
मां बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला रुड़की से सामने आया, जहां लड़की ने पत्रकार वार्ता करते हुए अपनी सगी मां पर यौन शोषण करवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मां ने अपने स्वार्थ के लिए दूसरी शादी की और फिर अपने दूसरे शौहर से अपनी ही बेटी का यौन शोषण भी करवाया। ये घिनौनी हरकत यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि उसकी अश्लील वीडियो भी बनवाई गई, जिसके बाद लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा है। युवती ने पुलिस से गुहार लगाई है, साथ ही मीडिया से इंसाफ दिलाने की मांग की है। और 3 साल से मेरी माँ मेरे साथ यौन शोषण करा रही है और मुझे उनके खिलाफ मुझे इंसाफ चाहिए और मैंने उनके खिलाफ मुकदमा किया है। क्या प्रकरण था? 3 साल से यौन शोषण करा रही है मेरे साथ। पहले असलम के साथ कराया, फिर अपने हस्बैंड के साथ किया, फिर एक और लड़के के साथ कराया। जबरदस्ती के साथ क्या आपके साथ? जी। तो आपने इसका विरोध नहीं किया? किया मैंने। माँ कैसे करा सकती है अपनी बेटी का यूज? सर करा रही है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, जब आपका यौन शोषण किया जा रहा था, आप नाबालिग थे या बालिग थे? नाबालिग थी। और एक बच्ची है ये नरगिस, ये इसकी माँ इसका 3 साल से यौन शोषण कर रही थी और ये हमारे पार्लर में हम गरीब बच्चों को काम सिखाते हैं, वहाँ सीखने के लिए आ गई थी। इसने सब बात हमें बताई, हमने इसकी माँ की शादी जो है जयपुर में करा दी। मैंने भाई तुम गंदगी से निकलो बाहर, हमने खुद ने कराई। तो उसने इसको लड़की को डॉक्टर ने अपनाने से मना कर दिया जहाँ पे शादी हमने कराई थी। फिर इसकी जिम्मेदारी हमारे पे आ गई थी कि हमारी बिटिया ने, हमने कहा भाई हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हमने इसको इंटर कराया, हाई स्कूल कराया, नीट की तैयारी करा रहे थे, तो वो लोग अभी पीछा नहीं छोड़ रहे इसका। मानसून की भारी बारिश के बीच राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भिराड़ी साल में शुरू हुआ 3 दिवसीय मानसून सत्र शुक्रवार को संपन्न हो गया। मात्र 3 दिनों के सत्र में भी विपक्ष का काफी हंगामा देखने को मिला। सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने आपदा के मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र संपन्न हो गया है। राज्य सरकार कामकाज के लिहाज से सत्र को काफी ऐतिहासिक बता रही है, जबकि विपक्ष इसे घोर निराशाजनक बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 3 दिनों के सत्र में जनहित से जुड़े कोई प्रश्न सदन में नहीं उठ सके और सरकार विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सत्र की अवधि को नहीं बढ़ा रही। वहीं सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने आपदा के मुद्दे पर जमकर हंगामा काटा और चर्चा के लिए पर्याप्त समय न मिलने पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनहित से जुड़े मुद्दों के जवाब से बच रही है। सदन ठीक ठाक चला है और सभी सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की, उसमें प्रश्नकाल हो, 58 का नियम हो और विधेयक भी पेश हुए हैं। अच्छा डिस्कशन हुआ है। कल आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज हमने रिजर्वेशन उनको जो दिया है उस पर भी धन्यवाद प्रस्ताव हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि जो अपेक्षाएं थी, जो हम सम्मान अपने आंदोलनकारियों को देना चाहते थे, उस पर कल सदन ने अपनी बात रखी और धन्यवाद प्रस्ताव हुआ। आज भी हम जानते हैं कि प्रश्नकाल तो होगा ही, साथ ही साथ 58 के नियम में भी जो सूचनाएं आती हैं उस पर भी चर्चा होगी और उस पर भी बात होगी और साथ ही साथ आज बजट भी पेश होने वाला है। तो मुझे लगता है अच्छा सत्र आज फिर अच्छी तरीके से सत्र चलेगा। कर रही है, लेकिन कोई सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज हम इन विषयों पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता और माननीय अध्यक्ष से हमने निवेदन किया कि हमें अवसर दिया चाहिए, संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार की हठधर्मिता की वजह से हमें आज अवसर नहीं मिला। इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया है और सरकार की मंशा नियत साफ थी कि वह चाहते थे कि सदन स्थगित हो और वो कल ही कार्यवितरण समिति की बैठक में मुझे कहा गया कि सदन को हम जल्द ही समाप्त करना चाहते हैं, अगर देर होगी तो हमारी वापसी संभव नहीं होगी। वहीं विपक्ष के हंगामे के बीच धामी सरकार ने सदन में 5,000 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पास कराने के साथ ही अन्य विधेयक भी पारित किए हैं। इनमें 2 महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जिसकी खूब चर्चा भी हो रही है।
इसके तहत उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024, इसके तहत अब उत्तराखंड में दंगाइयों से नुकसान की भरपाई होगी। साथ ही उत्तराखंड राज्य विधानसभा विविध संशोधन विधेयक 2024 को भी पारित किया गया है। इसके तहत उत्तराखंड में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाए गए हैं। राज्य की 70 सदस्यीय उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों को अब प्रतिमाह वेतन भत्ते के रूप में लगभग 4 लाख रुपए मिलेंगे। बढ़ती महंगाई को देखते हुए तदर्थ समिति ने विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। इस समय प्रदेश आपदाओं से ग्रसित है। धारचूला, मुंस्याली, कपकोट, बागेश्वर, चमोली जिला, हमारा रुद्रप्रयाग जिला, हमारा केदार खंड जो है वो काफी नुकसान झेल रहा है और लोगों को राहत की आस है। आज भी जोशीमठ के लोग उस राहत को नहीं पा पाए जो पाना चाहिए। इस समय सरकार का फोकस, सरकार का ध्यान वित्त से उस ओर को लगना चाहिए था, ना कि भाई विधायक और सांसदों का या पूर्व विधायकों का वेतन भत्ता कुछ तो मिल रहा है ना। तो इस समय पहले आपदा ग्रसित लोगों की मदद होनी चाहिए थी। समय उपयुक्त हो, सब कुछ नॉर्मल हो, उस पर आप बढ़ाएं तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन ऐसे समय में जब लोगों को आवश्यकता है, उस समय स्वयं का वेतन बढ़ाया गया विधायक का, वो निश्चित ही मैं कहूँगा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये सही समय नहीं था। कल सरकार ने विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों की सुख सुविधाएं बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसकी जनसंघर्ष मोर्चा घोर निंदा करता है। 3-4 लाख रुपए इनको पहले वेतन भत्ते, तमाम इनकी पेंशन को लेकर के, और उसके बाद फिर इनके वेतन जो भत्ते हैं इनमें बढ़ोतरी करना निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता की पीठ में छुरा भोगने वाला जैसा ये काम है। तमाम आप देखते हैं अधिकांश विधायकों की अगर मैं बात करूं तो कोई भी जनता के मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं। आज प्रदेश की जो हमारे विरुद्ध है, चाहे विधवाएं हैं, 1,500 रुपए उनको पेंशन मिल रही है और इनकी सुख सुविधाएं विदेशों में जाकर के इलाज कराएंगे, निःशुल्क इलाज होगा। अरे प्रदेश की जनता कई घंटों टीन सेट के अंदर बैठ करके, उसके नीचे बैठ करके अपने इलाज कराने को मजबूर है। उनकी कोई सुख सुविधाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जब इनके वेतन भत्ते बढ़ाने की बात आती है, एक आवाज में ये उसको हाँ कर देते हैं। देखिए, गैरसैंण में जिस प्रकार से जो हमारे जनप्रतिनिधियों का जो इसमें भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई है, निश्चित रूप में कहीं न कहीं इससे जो है राज्य के उस पर जो है भार बढ़ता है। और मैं समझता हूं कि भत्ते तो जितने बढ़ते चले जाएंगे, उसमें जनप्रतिनिधियों या किसी भी उसकी जो है वो लालसा पूरी नहीं होगी। जबकि और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी।